हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 13 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ है? तो वाशिंगटन डीसी में नाटो का शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है। जिनेवा की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में अभी हाल ही में 112वां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया है। अस्ताना में अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ है। अस्ताना कहाँ की कैपिटल है? कजाकिस्तान की। नई दिल्ली में अभी हाल ही में 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक आयोजित की गई है। दोस्तों, अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में 9 से 11 जुलाई 2024 तक नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। आपको याद रखना है कि 2024 में नाटो की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस सम्मेलन में पहली बार स्वीडन भी शामिल हुआ था, क्योंकि 2024 में स्वीडन नाटो का मेंबर बना है, तो पहली बार स्वीडन ने नाटो के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। नाटो सम्मेलन में यूक्रेन को और ज्यादा मदद देने का ऐलान भी किया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं नाटो की। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस बोलते हैं, के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। यानी कि सोवियत संघ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। 12 देशों ने मिलकर की इसकी स्थापना की थी। तो इसके 12 संस्थापक देश कौन कौन से हैं? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और अमेरिका। तो इन 12 देशों ने मिलकर के नाटो की स्थापना की थी। वर्तमान में इसके 32 मेंबर हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। वर्तमान में इसके महासचिव हैं मार्क रूट। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। नाटो की सैन्य समिति के अध्यक्ष कौन है? गियामपाओला डी पाओला। तो दोस्तों, ये भी आप नोट कर सकते हैं। 1952 में नाटो से तुर्की जुड़ा था, जिसे हम पहले तुर्की बोला करते थे। तो तुर्की जो है वो एकमात्र मुस्लिम देश है नाटो में। नाटो का मुख्य काम क्या होता है? तो नाटो का मुख्य काम होता है अपने सदस्य देशों की रक्षा करना। यानी इसके जो 32 मेंबर हैं उनकी रक्षा करने का काम नाटो का होता है और ये सामूहिक सुरक्षा पर विश्वास करता है। सामूहिक सुरक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे नाटो के वर्तमान में 32 मेंबर हैं, अगर कोई अन्य देश इन 32 मेंबर में से किसी एक मेंबर पर हमला करता है तो ये जो हमला है 32 देशों पर माना जाएगा और फिर ये 32 देशों की जो सेना है वो उस देश से बदला लेंगी। तो इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है नाटो। फिनलैंड 31वें सदस्य के रूप में वर्ष 2023 में नाटो में शामिल हुआ था और स्वीडन 32वें सदस्य के रूप में 7 मार्च 2024 को नाटो में शामिल हुआ है। स्टीड फास्ट डिफेंडर अभ्यास 2024 का आयोजन नाटो देशों के द्वारा किया गया है और इसका आयोजन यूरोप महाद्वीप में किया गया था। केन्या को अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। अभी हाल ही में नाटो के 6 देशों ने रूस से सुरक्षा के लिए एक ड्रोन दीवार बनाने का फैसला लिया था। वो 6 देश कौन कौन से थे? फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो इन 6 देशों ने रूस से सुरक्षा के लिए ड्रोन दीवार बनाने का फैसला लिया था। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? आंसर हो जाएगा आलिया नीलम। तो आलिया नीलम अभी हाल ही में पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। रोशनी नादर को अभी हाल ही में फ्रांस का नागरिक सम्मान सेबेलियर डी ला लीजन डी हॉनूर प्रदान किया गया है। नईमा खातून कौन है? तो वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति अभी हाल ही में बनाई गई हैं। जूडिथ सुमिनवा तुलका कौन है? तो ये कोंगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में शपथ किसने ग्रहण की है? आलिया नीलम ने। आलिया नीलम की नियुक्ति पाकिस्तान के प्रेसिडेंट
आसिफ अली जरदारी के द्वारा की गई है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो 2018 में सईदा ताहिरा सदरब को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। इस प्रकार से सईदा ताहिरा सदरब जो है वो पाकिस्तान में किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में 2021 में पहली बार जस्टिस बनी थी आयशा मलिक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो आयशा मलिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला सीएम कौन बनी है? मरियम नवाज। पाकिस्तान आर्मी मेडिकल में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन है? डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, जो कि ईसाई समुदाय से आती हैं। तो इनको अभी हाल ही में ब्रिगेडियर बनाया गया है पाकिस्तानी सेना में। दोस्तों पाकिस्तान से रिलेटेड बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल इसकी इस्लामाबाद है, राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की संसद को क्या बोला जाता है? नेशनल असेंबली। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो उनमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि थार मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान में ये थार मरुस्थल फैला हुआ है। यहां पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। कुछ प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो रेचल रीव्स अभी हाल में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। सुरमा पाढ़ी ओडिशा की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। जैनसिथा कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मनीषा पाढ़ी अभी हाल ही में पहली महिला सहायक डी कैंप यानी एडीसी बनाई गई हैं। इसके अलावा एम बीरा लक्ष्मी पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक हैं। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर हैं। क्लाउडिया सिनवाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और इदा सिसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला डीजीपी हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। देवेंद्र झाझरिया कौन है? तो ये अभी हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनुराग अग्रवाल संसद सुरक्षा के प्रमुख बनाए गए हैं। और निखिल जोशी की बात करें तो ये बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो अभी हाल ही में इंडिया टीवी के चेयरमैन और प्रधान संपादक रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। एनबीडीए की बात करें तो भारत में जो समाचार प्रसारक हैं यानी कि जो समाचार प्रदान करने वाली एजेंसी हैं उनका सबसे बड़ा संगठन है। इसमें देश के लगभग सभी प्रमुख समाचार नेटवर्क शामिल हैं। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन अभी हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार बनाए गए हैं। सील नागू पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नवीन चंद्र झा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं। विक्रम मिश्री देश के नए विदेश सचिव बने हैं। और एनएस राजा सुब्रमणी उप सेना प्रमुख बनाए गए हैं। और प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया गया है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिक दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों हर साल 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में घोषित किया था। दोस्तों मलाला यूसुफजई का संबंध पाकिस्तान से है। उनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1997 को। और ये लड़कियों की शिक्षा, महिला की शिक्षा के लिए काम करने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य करना शुरू किया था। 2012 में मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान में महिला शिक्षा पर
तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई थी। दिसंबर 2014 में 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ। तो भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2015 में मलाला यूसुफजई के सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया था जिसका नाम था 316201 मलाला। जुलाई माह के प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, चार्टेड अकाउंटेंट दिवस, माल और सेवा कर यानी जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। इसके अलावा 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है 2024 में। ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाएगा। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस और 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक की जयंती और चंद्रशेखर आजाद की जयंती। 24 जुलाई को आयकर दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है और 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस मनाया जाता है। तो ये हैं जुलाई माह के प्रमुख दिवस। अगला क्वेश्चन है, आरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 10%। तो अब आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल और सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। आपको याद रखना है कि अग्निवीरों की जो भर्ती होती है वो अग्निपथ योजना के द्वारा की जाती है और इस अग्निपथ योजना को 14 जून 2022 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 17.5 यानी कि 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। इस योजना में 25% युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में 15 वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान किया जाता है। यानी कि जितने भी अग्निवीर इसमें शामिल होते हैं उनमें से 25% को 15 सालों के लिए सेना में रखा जाता है। और सैलरी की बात करें तो पहले साल का जो सालाना पैकेज होता है वो 4.76 लाख का होता है। चौथे साल तक जो पैकेज है वो 6.92 लाख तक हो जाता है। तो 4 साल की ये नौकरी होती है, तो चौथे साल तक जो पैकेज है वो 6.92 लाख का हो जाता है। बात करते हैं आरपीएफ की यानी रेलवे सुरक्षा बल की। तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को अंग्रेजों के समय की गई थी। इसका काम होता है रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं मनोज यादव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। बीएसएफ की भी बात करते हैं तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। इसका सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य। वर्तमान महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल और इसका जो प्रमुख काम होता है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करना। सीआईएसएफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी। इसकी महानिदेशक हैं नीना सिंह। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और सीआईएसएफ की स्थापना न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग 1964 के तहत की गई थी और इसका काम होता है हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं या जो हमारे भारत की संपत्ति है उसकी रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2062 तक कितनी पहुंचने की संभावना है? आंसर हो जाएगा 1.70 बिलियन। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की जनसंख्या
2062 तक 1.70 बिलियन पहुंच सकती है। यानी आने वाले 38 वर्षों में भारत की जो जनसंख्या है वो अपने चरम पर होगी, यानी अपने पीक पर होगी। फिर 2062 के बाद भारत की जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाएगी। तो 2063 में भारत की जनसंख्या में 1,15,000 की कमी आएगी, 2064 में 4,37,000 की कमी आएगी और 2065 में 7,93,000 की कमी आएगी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसकी जनसंख्या है 1.451 बिलियन। फिर उसके बाद चाइना है, इसकी जनसंख्या है 1.419 बिलियन। फिर तीसरे स्थान पर है अमेरिका, जिसकी जनसंख्या है 345 मिलियन। दोस्तों 2054 तक भारत और चाइना अपनी स्थिति पर बने रहेंगे, यानी पहले स्थान पर भारत होगा और दूसरे स्थान पर चाइना होगा। और फिर इसके बाद सबसे बड़ा जो बदलाव होगा वो होगा पाकिस्तान की जनसंख्या में। तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अभी कौन है तीसरे नंबर पर? अमेरिका। तो 2054 तक ये बदलाव हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके मेंबर हैं 193 और इसकी भाषा है रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और रैंकिंग डिस्कस करते हैं तो टाटा ग्रुप अभी हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना है। विराट कोहली भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। उनका ब्रांड वैल्यू है 227.9 मिलियन डॉलर का। HR कंसल्टेंसी मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में आइसलैंड पहले और भारत 116वें नंबर पर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश है और सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया। पंजाब और हरियाणा की बात आई है तो अभी हाल ही में जस्टिस सील नागू को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड की बात आई है तो न्यायमूर्ति रितु बेहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है और ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं गुरमीत सिंह संधावालिया। गुरमीत सिंह संधावालिया मध्य प्रदेश से पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे। संधावालिया को 30 सितंबर 2011 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया था। हाईकोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं तो किसी भी राज्य की सर्वोच्च अदालत कौन होती है? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक किया गया है। दोस्तों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। हाल ही में किस देश में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है? तो बुर्किना फासो में अभी हाल ही में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है। हंगरी की बात आई है तो यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? हंगरी बना है। मालदीव ने अभी हाल ही में इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है। और चाड की बात करें तो अल्लामे हलीना अभी हाल ही में चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो बुर्किना फासो की अगर हम बात करें तो वहां पर सेना की सरकार है, यानी वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया था तो अब वहां पर सेना की सरकार है और इसी सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है कि समलैंगिकता को अपराध माना जाएगा बुर्किना फासो में। तो उसके लिए एक कानून लाया जाएगा। इस कानून को पहले संसद में पास किया जाएगा, फिर वहां के जो सैन्य प्रमुख हैं इब्राहिम ट्रेओरे, तो उनके द्वारा पास किया जाएगा, फिर ये कानून बन जाएगा। बुर्किना फासो में 2022 से सेना का शासन है। बुर्किना फासो की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है और कैपिटल है इसकी ओगाडुगो। अंतरिम राष्ट्रपति हैं इब्राहिम ट्रेओरे और इसकी जो करेंसी है वो है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। दोस्तों, यहां पर आप बुर्किना फासो की लोकेशन देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में।
कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई राष्ट्र अभी हाल ही में बना है। नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। ताइवान समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एशिया का पहला देश बना है। बारमूडा समलैंगिक विवाह को समाप्त करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र बना है। एस्टोनिया में समलैंगिक विवाह को वैध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिवानी राजा किस देश में सांसद बनी है जिन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख कर के शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में सांसद बनने वाली शिवानी राजा ने अभी हाल ही में सांसदी की शपथ ली है और उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख कर के शपथ ली है। इसके अलावा एक ईसाई सांसद हैं जिनका नाम है बॉब ब्लैकमैन, उन्होंने भी भगवत गीता पर हाथ रख कर के शपथ ली है। तो ये काफी बड़ी न्यूज है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट जरूर करिएगा। शिवानी राजा और बॉब ब्लैकमैन की बात करें तो ये दोनों ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव जीते हुए हैं। शिवानी राजा लीस्टर ईस्ट सीट से जीतकर आई हैं और बॉब ब्लैकमैन 2010 से हैरो ईस्ट से सांसद चुने गए हैं। शिवानी राजा के माता पिता 1970 के दशक में गुजरात से लंदन गए थे। वे खुद को हिंदू मानती हैं और हिंदू रीति रिवाज को वो फॉलो भी करती हैं। ब्रिटेन में अभी हाल ही में आम चुनाव आयोजित करवाए गए थे, तो उस चुनाव में भारतीय मूल के 107 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 29 को जीत हासिल हुई है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। बॉब ब्लैकमैन के बारे में आपको याद रखना है कि इन्हें 2020 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री प्रदान किया गया था। यूनाइटेड किंगडम को डिस्कस कर लेते हैं। तो यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसमें 4 देश शामिल होते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। कैपिटल है इसकी लंदन। प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर और यहाँ के सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय। दोस्तों, वर्ल्ड मैप में आप यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन देख सकते हैं। यहां पर स्थित है यूनाइटेड किंगडम। वी झिंझम अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह किस राज्य में है जहां पहला कंटेनर जहाज पहुंचा है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल में स्थित वी झिंझम अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर पहला कंटेनर जहाज पहुंच गया है। और ये जो जहाज पहुंचा है उसका नाम क्या है? सैन फर्नांडो। और ये किस देश का जहाज है? तो ये चाइना का जहाज है। तो ये केरल के वी झिंझम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर पहुंच गया है। वी झिंझम पोर्ट की बात करें तो यह भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ठीक है, तो यहां पर अब बड़े मालवाहक जहाज भी आ सकते हैं। वी झिंझम पोर्ट को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स ऑपरेट कर रही है। दोस्तों, वी झिंझम बंदरगाह के बनने से आने वाले कार्गो के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में भी मदद मिलेगी। वी झिंझम पोर्ट की गहराई 20 मीटर है और यहाँ 400 मीटर लंबे और 16 मीटर ड्राफ्ट वाले जहाज आ सकते हैं। और यह भारत का सबसे गहरा कंटेनर शिपमेंट बंदरगाह बन गया है। और यह किस राज्य में है, इस बात को जरूर आप याद रखिएगा, यह केरल राज्य में है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कल का पहला क्वेश्चन था, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण देश कौन बना है? बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश के राज्य के पक्षी सारस की कुल आबादी कितनी हो गई है उत्तर प्रदेश में? 19,918। सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर कितने सालों बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा की है? 41 सालों के बाद। भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ताइवान। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मॉसी किस देश की AI कंपनी ने लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। राम बुक्सानी का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह भारतीय उद्योगपति थे। एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो यह इटली देश में स्थित है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत में कृषि क्रांतियों के जनक डिस्कस करेंगे। हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के पिता हैं नॉर्मन बोरलॉग। भारत में नीली क्रांति के जनक हैं अरुण कृष्णन।
श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। स्वर्णिम क्रांति के जनक हैं निरपक तुतेज और लाल क्रांति के जनक हैं विशाल तिवारी और सिल्वर क्रांति के जनक हैं कौन? इंदिरा गांधी। तो ये हैं भारत में कृषि क्रांतियों के जनक। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है, तो वो कौन बना है? स्वीडन। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर स्वीडन बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टडी करके ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों, जून 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी।